जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में 4 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संकलन होगा और सारी जानकारी यहां पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो हमें निरंतरता के साथ फॉलो करके अपनी तैयारी को यहां से आप बेहतर बना सकते हैं, विशेष तौर पर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। अच्छा, अभी हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। दरअसल बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से जो चीजें, यानी कि जो कोर्स के माध्यम से हम आपको स्टडी मटेरियल आदि प्रोवाइड करते हैं, तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन ने 50,000 डाउनलोड का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। एक नया माइलस्टोन है हमारे लिए। ये जो आंकड़ा है 50,000 स्टूडेंट का जो अभी हमने पार किया है, ये हमारे लिए छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब आप सबों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, और हमने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी एकदम शिद्दत से हमने मटेरियल आदि आपको दिया है। और रही बात इस सीरीज की करंट अफेयर्स की, 2022 में इसकी शुरुआत हमने किया था और चीज़ें लगातार हम आपको डिलीवर करते रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि हमने ये अचीवमेंट को प्राप्त किया है। अच्छा, इस उपलब्धि को प्राप्त करने में आप सबों का भी उतना ही योगदान है। जो सपने आप बुनते हैं कि हमें ऑफिसर बनना है, हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसमें हम खरे उतरे। एक प्रकार से बहुत सारे लोगों को से सफलता मिली डेडिकेशन के साथ जो पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर हम इसी सीरीज की बात करें करंट अफेयर्स की, तो हमारा यह प्रयास रहता है कि सारी चीजों को हम कवर करें। जो बेहतर तरीके से हमारे नोट्स आदि को पढ़ेंगे, क्लासेस को फॉलो करेंगे, निश्चित उन्हें सफलता मिलेगी। ये जो मतलब यहां पर आंकड़ा है, ये इसी चीज को दर्शा रहा है, एक विश्वास का एक परिणाम है जो हमने इसको अचीव किया है। ये आप सबों की एक प्रकार की कहानी है, जो आप लोग सपना देखते हुए हमारे साथ जुड़ते हैं, ये आंकड़ा वही दर्शा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये माइलस्टोन अभी हम लोगों ने प्राप्त किया है, और आप लोगों को बता दूं, यहां पर इस माइलस्टोन को अचीव करने में जितनी हमने मेहनत किया है, आप भी अपने लाइफ को सफल बनाने में उतनी मेहनत जरूर कीजिए। जिंदगी में कहीं एक जगह सेट होना है हमें, ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, उसे सफल बना सकें। मतलब एक खास करके हमें पड़ाव चाहिए जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में। हमने इस जर्नी की शुरुआत 2022 में किया था, ये सोचकर किया था बिहार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों को मदद करेंगे। और विशेषतः हमने ये ध्यान में रखा था कि करंट अफेयर्स को लेकर, एक्चुअली बिहार करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उस समय जब हमने जर्नी की शुरुआत की थी, बहुत कम ऐसे चैनल थे, लेकिन हमने इसकी जब शुरुआत की थी, धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया और हमने हालांकि यूट्यूब पर भी मतलब 2 लाख का परिवार को स्थापित कर लिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस बड़ी उपलब्धि पर आप सबों को बता दूं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पर जहां हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है, एप्लीकेशन पर आप ध्यान रखेंगे आज और कल ये 2 दिन कंटिन्यू आप सभी के लिए हमारे तमाम कोर्स में 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप कोई भी कोर्स में कहीं पर भी BM50 कूपन कोड को अप्लाई करके आप किसी भी कोर्स को, जैसे इसी कोर्स की बात करें, यहां पर भी आप इसमें भी आप जो भी प्लान पैकेज सेलेक्ट करेंगे, जैसे 18 मंथ का यहां पर 400 रुपये फी है करंट अफेयर्स का, तो आप यहां पर BM50 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो महज 200 रुपये में आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। ये हमारे द्वारा दी जा रही अब तक की सबसे बड़ी छूट है। ठीक है, आप लोग भरपूर फायदा उठाइएगा। अच्छा, इस कोर्स की बात करें तो बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप यहां से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मूल रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं पुनः एक बार आप सबों को बोलना चाहूंगा कि इस जर्नी में जो हमने ये माइलस्टोन अचीव किया है, आप सबों का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, कहीं जॉब भी कर रहे हैं और बीपीएससी का भी सपना देख रहे हैं कि हमें सिविल सेवा अधिकारी बनना है। बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, जो आप लोगों से हमारी बात होती है, ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम आज के। यहाँ पर दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, उससे देखिए, हैंडले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य कथन की बात करें ऐसे में हमें सारे विकल्पों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि मुंबई भारत का सबसे धनी शहर है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि टोक्यो विश्व का सबसे धनी शहर है। ये कथन बिल्कुल गलत है। टोक्यो नहीं होगा, बल्कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर होगा। अच्छा, टॉप 50 में भारत के 4 शहर शामिल है। ये गलत है, 4 नहीं बल्कि 2 शहर शामिल है। उसके बाद यह रिपोर्ट का यह पहला एडिशन, पहला संस्करण है, नहीं, ये इसका 4th एडिशन है, 4था संस्करण है। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम आते हैं आज के इस वीडियो के या फिर आज के इस क्लास के पहले प्रश्न पे। नवीननगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है, जहां अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। अच्छा, नवीननगर सुपर थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये बिहार के औरंगाबाद में है, अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने कई बार इस पावर प्लांट को लेकर चर्चा किया है, आप लोगों को मालूम है ये कहां पर है, औरंगाबाद में है। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ें, आप सबों को बता दूं विकल्प नंबर सी तो इसका राइट आंसर औरंगाबाद। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नवीननगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरण 2 का शिलान्यास किया, जो पावर प्लांट है उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो इस परियोजना के चरण 2 में 800 मेगावाट की कुल 3 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन यहाँ पर होगा और इसकी जो लागत है 29,984 करोड़ रुपये है, जो इसके लिए आवंटित किया गया है। यह परियोजना अत्यधिक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और ये मतलब एक्चुअली अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो ये भी हमने लिख दिया कि जिसमें पानी को अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर गर्म करके बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिससे बिजली की जो क्षमता वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर कुल मिला के यहाँ चरण 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाई का निर्माण होना, कुल 2400 मेगावाट होगा और इन 2400 मेगावाट में से 1500 मेगावाट जो बिजली है ये बिहार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ये इसमें खास करके प्रावधान है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, एक जानकारी और साथ ही साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यहाँ पर एक नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया गया। अच्छा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हुआ था 1973 में और यहाँ पर एक डेटा कहता है कि यह भारत का 20वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, 1973 वही वो ईस्वी है जब भारत में प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और उस समय आपको ध्यान रखना है कि केंद्र में यानी कि प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे वो इंदिरा गांधी थे, तो इतनी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इस बच्चे को 13 साल इनकी उम्र है, वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 35 बॉल में इन्होंने दूसरा सबसे तेज शतक बनाया था, क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पाए फास्टेस्ट 100 बनाने में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर अभी हो रही है जयप्रकाश नारायण के बारे में, जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़ी हस्ती रहे बिहार में और ऐसे में इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना हमेशा बनी रहती है, विशेषतः बिहार के एग्जाम में। एक एक करके सभी पॉइंट को यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि आप लोग बहुत कुछ जानते भी होंगे। देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है। दरअसल जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग किन्होंने किया था, तो सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें लोक नायक की संज्ञा दिया गया था। मरणोपरांत उन्हें 1998 में भारत रत्न मिला, फिर समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 9 नवंबर 1942 को वे हजारीबाग केंद्रीय कारागार से अपने 5 साथियों के साथ 17 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए थे और नेपाल में जाके मतलब इसके पश्चात नेपाल गए, वहां पर आजाद दस्ते का गठन किया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि महात्मा गांधी जो थे ये जयप्रकाश नारायण की साहस और देशभक्ति के प्रशंसक थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण की, ये इसी दौरान की तस्वीर है। संपूर्ण क्रांति का जब मतलब आह्वान इन्होंने किया था, इस आंदोलन के दौरान ये गांधी मैदान की तस्वीर है। तो फिलहाल इतनी बातें इनसे संबंधित विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, नो डाउट यहाँ पर ये आपको हेल्प एग्जाम में कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में निम्नलिखित में से कहां हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, राजगीर में ये आयोजन होना है। अब यहां पर समझिएगा, एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ चीजें लिखा है। देखिए यहां पर बिहार की मेजबान, अच्छा एक सेकेंड, प्रश्न क्या था,
किया गया है, मतलब हो रहा है जन, अभी हुआ नहीं है, मतलब 1 जून को इसकी शुरुआत हुई थी, 10 जून को ये समाप्त होगा। तो बिहार की मेजबानी में अभी राजगीर नालंदा में ये जो नया खेल परिसर बना, यहाँ पर कबड्डी विश्व कप जो महिला वर्ग का है ये यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, इस महिला कबड्डी विश्व कप में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, हॉलैंड, जापान, पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, जर्मनी, केन्या, युगांडा सहित कुल 14 देश इसमें शामिल लिए हैं, मतलब भाग लिए हैं। एक्चुअली जब ये प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी, अभी तो चल रही है, फिलहाल हम आपको जानकारी जरूर दे रहे हैं, लेकिन जब ये संपन्न हो जाएगी पूर्ण रूप से तो इसको लेकर विशेष तौर पर हम चीजें आपको देंगे, मतलब इसको लेकर सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे। अच्छा, यह दूसरी बार है, अब विशेष तौर पर समझिएगा, ये दूसरी बार है जब बिहार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी किया है। इससे पहले वर्ष 2012 में ये मेजबानी बिहार ने किया था, कहां पर? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, ये ध्यान रखें। अच्छा, बिहार की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। बहुत आसान से 2 पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। अब चूंकि बिहार को लेकर खेल की बात हो रही है, वास्तव में यहाँ पर मेजबानी की बात हो रही है। यहाँ पर महिला कबड्डी विश्व कप की बात करें, ये तो भले दूसरी बार आयोजित हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर हम 2 महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार की मेजबानी में अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता आयोजित हुए हैं, उनमें ये 3 को लेकर यहाँ पर हमने रखा है। ये वाला तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसको लेकर आगे हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये जो 3 प्रतियोगिता देख रहे हैं, ये पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ है और ये राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी प्रतियोगिता है, ये ध्यान रखिएगा। पहली प्रतियोगिता है एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, जो 8वां संस्करण था, 11 से लेकर 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना है इसका शुभंकर गुड़िया, जो कि गोरैया से प्रेरित है, यहाँ पर इसके शुभंकर को आप देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद है सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप, जो कि पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में 20 से 25 मार्च 2025 तक आयोजित हुआ। इसका शुभंकर भीम, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। अच्छा, उसके बाद अभी हाल ही में पहली बार बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, ये इसका 7वां संस्करण है, ये भी यहाँ पर आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 7वां संस्करण है। कुल मिला के 5 जिलों में आयोजित हुआ, बिहार में पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर, 4 से लेकर 15 मई तक। इसका शुभंकर गज सिंह, जो कि पाल वंश से इसे लिया गया है, और खासकर ये ध्यान रखिए हाथी और सिंह का ये प्रतीक है, मतलब एक प्रकार से मिश्रण है, ये वहीं से प्रेरित है। तो ये बिहार के इतिहास में, हालांकि इसको लेकर डिटेल में हम सारी प्रतियोगिता को लेकर जानकारी आपको दे चुके हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम स्किप करते हैं, एक और जानकारी है जो अभी हम आपको देने वाले हैं। अभी देखिए, हम बात कर रहे थे महिला कबड्डी विश्व कप की, लेकिन अगर पुरुष कबड्डी विश्व कप की बात करें तो अभी हाल ही में इसका दूसरा संस्करण इंग्लैंड की मेजबानी में आयोजित हुआ है, मिडलैंड्स इंग्लैंड में यह आयोजित हुआ है, और संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके बीच है। और भारत की दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। याद देखिए, 17 से लेकर 23 मार्च 2025 तक मिडलैंड्स इंग्लैंड की मेजबानी में कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया, और यह पहली बार है जब इस टूर्नामेंट को एशिया के बाहर आयोजित किया गया। हालांकि ये इसका दूसरा ही संस्करण है, यहाँ पर वो चीज़ हमने लिखा भी है कि यह वर्ल्ड कबड्डी द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में यह मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में जीत दर्ज किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, पहला संस्करण दोनों वर्ग में भारत ने जीता था। लेकिन इस बार जो भी मिडलैंड इंग्लैंड में आयोजित हुआ है, तो यहां पर भी भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। और फाइनल में अगर हम देखें तो पुरुष टीम ने इंग्लैंड को हराया, और इससे पहले भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में इंग्लैंड को ही मात दिया था। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कबड्डी का जो खास करके कबड्डी वर्ल्ड कप की बात करें तो 2 एडिशन हुआ है, दोनों में पुरुष और महिला वर्ग का, मतलब दोनों संस्करण में से भारत ने ही खिताब अपने नाम किया है। तो वर्ल्ड कबड्डी में भारत का दबदबा अभी कायम है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, आते हैं अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम के बाद पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? इस राज्य का नाम क्या है? एक्चुअली विकल्प नंबर सी यानी कि गोवा होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, अब यहां पर आपको बता दूं कि गोवा, जिसे कि 30 मई 1987 को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया गया था। सबसे पहला तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का जो दर्जा मिला, जो राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ये 30 मई 1987 को। दरअसल केंद्र सरकार के उल्लास कार्यक्रम के तहत अभी हाल ही में
पूर्ण साक्षर राज्य अभी घोषित किया गया गोवा को। इसके साथ ही यह मिजोरम के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये समझिएगा, हम बात कर रहे हैं उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षरता हासिल करने को लेकर। अब ये उल्लास कार्यक्रम को लेकर हम चर्चा किए हैं बहुत पहले, अभी हम पुनः देखेंगे। यहाँ पर वो चीज हमने लिखा है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास की जो शुरुआत थी ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किया गया था। और किस उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो 15 वर्ष से अधिक आयु के गैर साक्षर व्यक्तियों को साक्षर करना, जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं वैसे लोगों को साक्षर करना, एजुकेशन देना एक प्रकार का ये लक्ष्य है। मतलब उन्हें पहचान करना, उन्हें शिक्षित करना। तो ऐसे में अभी गोवा में मतलब ये उपलब्धि को हासिल किया है, मतलब गोवा ने, तो ऐसे में गोवा को घोषित किया गया। मिजोरम अभी हाल ही में घोषित हुआ था, उसके बाद गोवा। तो ये दो राज्यों को लेकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्धारित मानदंड को 95% पूरा कर साक्षरता दर हासिल किया है, तब जाके इसे घोषित किया गया है गोवा को। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत 5 घटक हैं, मतलब इस योजना के अंतर्गत जो पैमाना, जो मतलब खास करके इसका आकलन होता है किसी भी आधार, मतलब जो डिसाइड होता है किसी भी आधार पर, वो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ये है क्या, आधारभूत साक्षरता और गणना कौशल, जीवन प्रयोगी महत्वपूर्ण कौशल और मूलभूत शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और सतत शिक्षा, ये सभी खास करके मतलब एक प्रकार से प्रशिक्षण के माध्यम से ये किया जाता है। तो ये खास करके ध्यान आप लोग रखिएगा। विशेष तौर पर ये आपको याद रखना है कि मिजोरम के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला उल्लास कार्यक्रम के तहत राज्य है गोवा। और इसके 5 प्रमुख जो घटक है वहाँ यहाँ हमने लिख भी दिया है। उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में हुई थी, अभी ये 2027 तक संचालित होना है। फेज 1 ये इसका है 22 से लेकर 27। चलिए अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव को अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर इन्हें तस्वीर में आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें यह पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार उन्हें कनाडा के टोरंटो में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। किन्हें? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को, जो इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ये तो ध्यान रखना, लेकिन एक शब्द यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, ईशा फाउंडेशन। दरअसल भगवान शिव की जो ये प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये तमिलनाडु में है। आई थिंक बहुत सारे लोग इंटरनेट आदि पर देखे होंगे, कई लोग तो यहाँ पे विजिट भी किए होंगे। आपको ध्यान रखना है ये ईशा फाउंडेशन द्वारा ही तमिलनाडु में ये बनाया गया है और एक भगवान शिव की बहुत विशाल प्रतिमा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात अगर पुरस्कारों की हो तो किसी भी वर्ष को लेकर, खास करके अगर हम 2025 की ही बात करें तो जितने भी पुरस्कार जनवरी से लेकर अब तक मतलब वितरित हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, वो कम से कम याद रखिएगा। 2024 वाला 25 वाला एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे हमने 2025 की अगर हम बात करें तो हमने विशेष तौर पर सारे पुरस्कारों को लेकर आपको जानकारी दिया है। 2024 में भी दिया था, 23 में भी दिया था, फिर 22 में भी दिया था, उससे पहले ये सीरीज यूं ही चलता रहा। अच्छा, उसी का एक प्रकार से यहाँ पर आप समरी देख रहे हैं, मतलब उसको शॉर्ट में हमने यहाँ पर आपके बीच रखा है। एक प्रकार से यहाँ पर आप तमाम पुरस्कार को या फिर उसके विजेता को देख सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर इसको रिकॉल करा दूं ताकि आपको याद रहे। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, जो कि सऊदी अरब के हैं, एक विशेषज्ञ, इन्हें दिया गया। फिर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो घोषणा हुई विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। जो पुरस्कारों का वितरण हुआ वही सूची आप यहाँ पे देख रहे हैं 2025 को लेकर। अगला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2025, डी गुकेश जो कि शतरंज के, फिर हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित। फिर पॉली उमरेगर पुरस्कार की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो क्रिकेटर है, महान गेंदबाज और क्रिकेटर स्मृति मानधना। और वहीं पर महाराष्ट्र भूषण की बात करें तो राम सुतार को, और बात करें हॉलबर्ग पुरस्कार की 2025 की तो गायत्री चक्रवर्ती श्रीपाद जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा जो कि एक जापानी गणितज्ञ हैं। फिर 34वें सरस्वती सम्मान की बात करें तो साधु भद्रेश दास को। गोल्ड मर्करी अवार्ड की बात करें 2025 में ये दलाई लामा को। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो हार्ट लैम्प जो कि बानो मुश्ताक की रचना है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। एक्चुअली बानो मुश्ताक कर्नाटक की रहने वाली है, कन्नड़ में लिखी गई रचना है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्टी द्वारा किया गया है।
तो ये चीज़ें विशेष तौर पर जरूर ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कि पिछले साल यहाँ से एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वाला ही पूछा गया था। पिछले साल भी इस तरह की सूची हमने दिखाया था। अच्छा, इसको लेकर विस्तृत जानकारी हम आपको दे चुके हैं। जो मंथली क्लासेस हमने प्रोवाइड आपको किया है उसका जो PDF एक्चुअली में है कोर्स पर उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर के इसका PDF को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की ही बात करें तो ये वाला आपसे पूछा गया था 2023 वाला। कब पूछा गया था? तो 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था। अभी 2025 में मतलब अभी जो पुरस्कार वितरित हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं बानो मुश्ताक हार्ट लैम्प इसकी रचना है, एक खास करके लघु कहानी संग्रह है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, हिंदी की पहली रचना, ये तो कन्नड़ की पहली रचना बनी है जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मतलब जीती है, लेकिन हिंदी की पहली रचना उत्तर प्रदेश की गीतांजलि श्री, जो रचना का नाम है रेत की समाधि, इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था। विशेष रूप से ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2023 में ये वाला पूछा गया था जॉर्जी गॉस्पोंडिनो जो कि बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम शेल्टर को, जो कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल द्वारा किया गया था। तो ये चीजें विशेष ध्यान रखना, 24 वाला भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि एप्लीकेशन पे सभी कोर्स में, चाहे वो टेस्ट सीरीज है या फिर कोई भी कोर्स है, सभी में 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये कूपन कोड आप लोग अप्लाई कीजिएगा। कूपन कोड क्या है? तो BM50। इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर 50% सभी कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज जो भी लॉन्च हुई है, अगर हम बात करें इस कोर्स की जिसमें टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ, हालांकि BPSC को लेकर तमाम मटेरियल आदि हम आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप कूपन कोड को अप्लाई करके सभी मटेरियल को नाम मात्र की फी पर प्राप्त कर सकते हैं। जो एक्चुअल फी है यहाँ पर आपको दिख रहा है, कूपन अप्लाई करेंगे तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। वो करंट अफेयर्स वाले कोर्स में, यानी कि सभी कोर्स में वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में स्टील और एल्युमिनियम पर लगने वाले आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए, इसका राइट आंसर है इसे दोगुना कर दिया गया है, जो कि 4 जून से ये प्रभावी हो चुकी है। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर बी, आज से ये प्रभावी हो गया है। विकल्प नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम को गरीबों का धातु भी कहा जाता है, तो इस पर लगने वाले आयात शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की, जिसे कि अमेरिकी व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 के तहत किया गया है और ये 4 जून 2025 से लागू हो गई है। अच्छा, ये जो किया गया है इसके पीछे क्या हवाला दिया गया है? तो ये कहा गया है कि यहाँ पर वो उद्देश्य को हमने लिख दिया है कि अमेरिकी स्टील उद्योग को बढ़ावा देना और इसे सुरक्षित करना, ये एक इस प्रकार का इसका उद्देश्य को लेकर अमेरिकी सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी हाल ही के दिनों में जब जनवरी 2000 खास करके 25 में 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के, तो बहुत सारी घोषणाएं धड़ाधड़ हो रही है। वो चीजें हमने 2025 में जितनी भी मतलब चीजें आपको पढ़ाया है इसको लेकर के हमने आपको बताया है। देखिए यहाँ पर इससे पहले 2018 में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्टील पर आयात शुल्क 25% और एल्युमिनियम पर 10% किया है, लेकिन अब दोनों पर बढ़ाया गया है और बढ़ा के 50% किया गया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ विशेष जानकारी की बात करें अभी हाल ही में जो खबरों में रही है। देखिए, पहली बार अगर हम बात करें तो 20 जनवरी 2017 को अपने प्रतिद्वंदी हिलेरी क्लिंटन को पराजित कर वो संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे। और ये जो क्रम आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बता दूं कि ये 45वें राष्ट्रपति जो बने थे ये BPSC में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ पॉइंट है। वे रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, मतलब इस पार्टी से जुड़े हुए हैं 2004 से लेकर 2015 तक। दरअसल इनके बारे में एक जानकारी यह है कि 4 से लेकर 15 तक NBC पर एक रियलिटी शो द अप्रेंटिस के वे होस्ट थे, मतलब वहां पर वो होस्ट का कार्य करते थे 2004 से 15 तक, मतलब राष्ट्रपति बनने से पूर्व। अच्छा, हाल ही में 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, शपथ लिए हैं। तो क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, 45वें फिर 47वें, बीच में जो बाइडेन थे। तो ये चीजें विशेष रूप से याद रखनी है। अच्छा, जिस प्रकार से पूरी जानकारी हम डिटेल में आपको दे रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि कहीं भी किसी भी सोर्स पर करंट अफेयर्स को लेकर भटकिए आप लोग बिल्कुल मत। हमारा ये प्रयास रहता है कि चीजें हम विस्तृत तौर पर आपको देते हैं। पहले एग्जाम को ध्यान रखते हुए, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस है, बिहार SSC है, बिहार SI है, BPSC है, किसी भी एग्जाम को मतलब टारगेट करते हुए जब प्रिपरेशन आप करते हैं तो करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हम
हम पे छोड़ दीजिए। जब एग्जाम एकदम नज़दीक हो, 1 महीना समय हो या फिर 15 दिन समय हो, तब जाके अगर आप तैयारी का आकलन करना चाहते हैं तो मार्केट से कोई भी बुक उठा लीजिएगा, आप पढ़िएगा, सब प्रश्न आपका हल होगा। क्योंकि इस सीरीज में हमारा एक ही उद्देश्य है, हम इस मतलब चीज़ को सोच कर चलते हैं कि किसी भी घटना को नहीं छोड़ा जाए, मतलब किसी भी खबर को हम नहीं छोड़ें, वो सभी खबर को इसमें हम एकत्रित करें ताकि आपके नज़र से वो गुजरे, आपको याद रहे। और मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि रिवीजन करिएगा, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए यही प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन जो हमने इतना सारा लिखा है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ये जो अनुमान है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का लगाया गया है। एक तो प्रश्न में डायरेक्ट आंसर हो गया विकल्प नंबर सी, लेकिन इतना जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न राज हो सकता है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, इस रिपोर्ट का एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये रिपोर्ट की जानकारी जो इंपॉर्टेंट हमें लगा पूरा का पूरा यहाँ पर है, तो वो चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, सफलता चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा। वन लाइनर अगर आप सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2025-29 ये शीर्षक के साथ, यानी कि इस टाइटल के साथ अपना एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 सालों में औसत तापमान में, वैश्विक तापमान की बात हो रही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों की हम चर्चा करें तो 25 से 29 तक, यानी कि इस अवधि में जो एक्चुअली रिपोर्ट जारी हुआ, इसके बीच प्रत्येक वर्ष औसत वैश्विक सतही तापमान 1850 और 1990 के बीच के तापमान की तुलना में अगर इससे कंपैरिजन करें तो 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.9 डिग्री सेल्सियस मतलब अधिक, मतलब यहाँ तक रहने का अनुमान किया गया है। और इसी का औसत यहाँ पे बताया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस अनुमान है। तो ये चीज़ें मतलब यहाँ पर जुड़ी हुई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी अवधि के दौरान कम से कम एक वर्ष के लिए तापमान वर्ष 1850 से 1900 के जो बीच का मतलब होगा, इसके औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। साथ ही साथ 80% संभावना है कि अगले 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष 2024 से अधिक गर्म होगा, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इस रिपोर्ट में एक ये भी बात का खुलासा किया गया है, यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया साल भर औसत से अधिक वर्षा यहाँ पर रहने की संभावना है, होने की संभावना है। इस रिपोर्ट में जो भी पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं वो चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है। चलिए आते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार या फिर आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में वार्षिक सरल नहीं बल्कि वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही है। देखिए, इसका राइट आंसर है, ये रही है 6.5%। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 रही है, जो पिछले 4 वर्षों में ये सबसे कम है। ये डेटा भी ध्यान रखिएगा, ये पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। अच्छा, एक अतिरिक्त जानकारी अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति बैठक में वित्त वर्ष 24-25 यानी कि इसी वित्त वर्ष की बात हो रही है, तो इसके लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.6% रहने का आकलन किया था। ये आकलन है रिजर्व बैंक के और ये आकलन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो तरफ से अभी हाल ही में आई है। तो दोनों अलग अलग, दोनों का लगभग मिलता जुलता थोड़ा सा 0.1% का डिफरेंस है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, जीडीपी की बात करें, चलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जो दुनिया में जो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो टॉप 3 देश हैं या फिर टॉप 5 देश कौन कौन से हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं 3 से 4 दिन पहले। चलिए, 8वां प्रश्न है कि भारत में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए, जो खास करके पायलट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ई-हंसा का निर्माण किस प्रयोगशाला में किया जाएगा। देखिए, अभी ये चीज़ें बहुत खबरों में है, विस्तृत तौर पर हम देखेंगे इसको। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज यानी कि NAL। यहाँ पर इसका मतलब एक प्रकार का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई-हंसा का निर्माण बेंगलुरु स्थित, कर्नाटक बेंगलुरु स्थित, 2 बार यहाँ बेंगलुरु लिखा गया, तो CSIR
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी कि एनएल द्वारा विकसित किया जाएगा, दोनों के सहयोग से विकसित होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लागत जो होगी 2 करोड़ रुपये होगी इसकी, मतलब एक विमान जो निर्मित होगा ये 2 सीटर, ये खास करके ट्रेनिंग पर्पस हेतु ये निर्माण 2 करोड़ होगी। हालांकि अब तक भारत में ट्रेनिंग के लिए खास करके जो विमान खरीदे जाते हैं, जो पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपको ध्यान रखना है विदेशी ट्रेनर विमानों की जो कीमत होती है वो 4 करोड़ रुपये होती है, यानी कि उतनी ही कीमत में 2 विमान तैयार हो जाएगा और वो स्वदेशी भी होगा और साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और वो अपना खुद का होगा। तो ये सभी मतलब चीज़ों को ध्यान देते हुए शुरुआत की जा रही है। आपको ध्यान रखना यह भारत की हंसा 3 यानी कि नई पीढ़ी विमान प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत में कम कीमतों में ट्रेनर विमानों का निर्माण करना है। ये ध्यान रखिए, ये हंसा विमान की खासियत यह है कि यह बिजली से चलेगी, यहाँ पर लिखा भी आ गया इलेक्ट्रिक, तो बिजली से चलेगी, जो कि हरित विमानन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए ध्यान से कि वर्तमान में भारत में केवल 6 से 7 हजार प्रशिक्षित पायलट हैं, जबकि अगले 15 से 20 वर्षों को लेकर ये आकलन किया गया, इसकी मांग बढ़कर 30,000 पायलट होने मतलब पहुंचने की उम्मीद है, और जिसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यही दिशा को ध्यान रखते हुए, इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए विश्व स्तरीय फ्लाइट ट्रेनिंग इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में भारत सरकार ने ये पहल की है, ताकि भविष्य को लेकर मतलब दिक्कत ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। ये चीजें जो इंपॉर्टेंट जानकारी रही है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रख दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष निम्न में से कौन है जिनके कार्यकाल को अभी हाल ही में 1 वर्ष बढ़ाया गया? इससे पहले भी बढ़ाया गया था, अभी पुनः से 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसका राइट आंसर होगा समीर वी कामत, ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। देखिए डीआरडीओ के मौजूदा अध्यक्ष समीर वी कामत है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनके कार्यकाल को भी हाल ही में 1 वर्ष अर्थात 1 मई 2001 नहीं बल्कि 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, हालांकि इससे पहले भी मई 2024 में उनके कार्यकाल को 1 वर्ष का विस्तार किया गया था। देखिए यहाँ पर यह ध्यान रखना कि 26 अगस्त 2022 को डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में वो पहली बार पदभार ग्रहण किए थे। कब? 26 अगस्त 2022 को। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो डीआरडीओ के अध्यक्ष होते हैं वही रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के भी सचिव होते हैं, इस समय यही है। अच्छा आपको बता दूं कि वे डीआरडीओ में सुधार लाने वाले प्रमुख अधिकारियों में से एक है, जिस वजह से उन्हें डीआरडीओ से साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिल चुका है। एक प्रमुख सम्मान है डीआरडीओ वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला या फिर डीआरडीओ से जुड़े हुए व्यक्तित्व को दिया जाने वाला, ये यहाँ पर ध्यान रखें, इनसे सम्मानित हो चुके हैं। अच्छा उन्होंने वर्ष 1989 में डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्ष 2017 में डीआरडीओ में नौसेना प्रणाली और सामग्री के महानिदेशक भी वे रहे थे। मतलब ये इनके कार्य भूमिका है, एक लंबे समय से डीआरडीओ में ये कार्यरत है, कहने का मूल उद्देश्य ये है। हालांकि यहाँ पर उतना ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिए अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये कब ज्वाइन किए थे ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर चूंकि डीआरडीओ की बात हो रही तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, ये जरूर ध्यान रखिए। इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, हालांकि ये ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और अभी हाल ही में 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट की जो जिम्मेदारी है वो समीर वी कामत को ही सौंपी गई है। ये जरूर ध्यान रखिए 5वीं पीढ़ी का, ये खास करके अगर हम बात करें तो दुनिया में केवल 3 ही देश ऐसे हैं, 3 या 4 ऐसे देश हैं जहां पर 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी नहीं बल्कि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान है। और ये ध्यान रखिएगा स्टील्थ विमान मतलब वो होता है खास करके वैसे लड़ाकू विमान जो कि रडार को भी चकमा दे सकता है। ये चीजें हम चर्चा किए हैं अभी 2 से 3 दिन पहले आपके बीच, तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात सेज का निर्माण कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, खास करके छत्तीसगढ़ में एक जगह है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहीं पर। देखिए रायपुर जो जिला है छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर में ही एक जगह है नवा रायपुर, रायपुर में एक जगह है नवा रायपुर। जैसे कि आप लोग बिहार को लेकर ध्यान रखते हैं कि गया के अंतर्गत आता है बोध गया, उसी प्रकार से रायपुर में एक जगह है नवा रायपुर। यहाँ पर वो चीज हमने लिखा है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनाया जाएगा। ये जिला रायपुर है और इसका निर्माण इंदौर स्थित, आपको ध्यान रखना है, कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रेकबैक डेटा सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ये इसको मतलब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस क्षेत्र की बात करें जो इसका निर्माण को लेकर अभी घोषणा हुई है,
अब ये कैसे मतलब इसका निर्माण होगा, कितना मतलब लागत है, मतलब यहाँ पर वो चीजें लिखा गया है। तो ये देखिएगा, यह विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़ा होगा। अर्थात सारी सुविधाएं जो होंगी ये आधुनिक से लैस होगी, और ये सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने लिखा है सारी आधुनिक तकनीक से लैस 6 एकड़ में फैला होगा, और साथ ही साथ इस 6 एकड़ में से 1.5 लाख वर्ग फीट का इसका एक डेटा सेंटर भी होगा, जो मुख्य डेटा सेंटर होगा, वो ध्यान रखेगा। अच्छा, इसके साथ ही सेज क्षेत्र में यानी कि ये खास करके विशेष आर्थिक क्षेत्र में 80 मेगावाट बिजली क्षमता वाले 4 घनत्व डेटा केंद्र स्थापित करने की योजना है, जो कि कई राज्यों के डिजिटल नेटवर्क को संभाल सकेगी। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए इस प्रकार की मतलब निर्माण को लेकर मंजूरी दिया गया, और पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर है। अच्छा, ये सेंटर पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के मानकों पर आधारित होगी। इसमें सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पर्यावरण को भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, सरकार की इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी का लीडर बनाना है। इसको लेकर अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, और ये भारत का पहला केंद्र होगा, तो इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कहाँ पर बनेगा, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक जगह है, नवा रायपुर, वहां पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के या फिर आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय व विश्व के दूसरे बल्लेबाज बने हैं? ये नाम है रोहित शर्मा। अभी हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, ये भी जानकारी हमने आपको दिया है इनके बारे में। फिलहाल विकल्प नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, हाल ही में रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का जो हालांकि रिकॉर्ड है वो वेस्टइंडीज का खिलाड़ी है क्रिस गेल, जो दोनों का आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिन्होंने 357 छक्का लगाया है। तो ये दोनों का नाम ध्यान रखिए। अच्छा, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब एवी डिविलियर्स को 25 बार, क्रिस गेल को 22 बार, रोहित शर्मा को 21 बार और विराट कोहली को 19 बार मिला है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस वर्ष आईपीएल का 18वां संस्करण शुरू हुआ है, मतलब आयोजित हुआ है, और इसको लेकर हम जानकारी आपको विस्तृत तौर पर देंगे। 17वें को लेकर यहाँ पर आपके बीच हमने चीजें रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि आईपीएल की जो सबसे सफल टीम है वो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस है। 18वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और ऐसे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा विस्तृत तौर पर करेंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिलहाल इतनी जानकारी, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, भारत के 14वें व मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हाल ही में किस राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि गोवा में जो राजभवन है यहाँ पर। किनके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहा आज के इस क्लास का प्रश्न, जो कि आप सबों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये वो स्पेशल कोर्स है जो आपको मैं बता दूं, इस कोर्स में भी आपको यही कूपन कोड अप्लाई करना है। मैंने आपको बोला सभी कोर्स में ये अप्लाई होगा, BM50। आपको सभी कोर्स में, एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्स है सभी में आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ये सभी चीजें क्यों हो रही है मैंने आपको बतला दिया कि अभी हमने खास करके जो आंकड़ा है, क्या चीज का अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आंकड़ा हमने एक प्रकार से माइलस्टोन सेट किया, एक प्रकार से हमने माइलस्टोन अचीव किया है। किस चीज का? तो 50,000 डाउनलोड का आंकड़ा हम सबों ने पार कर लिया है। अब हमारा जो परिवार है वो छोटा नहीं रहा। अच्छा, हालांकि एप्लीकेशन पे ये अभी आपको नहीं दिखेगा, 51,000 होगा फिर वो दिखेगा, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये सेशन आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।